सुभाष सिंह जी हैं। सुभाष जी, बहुत पहलवानों से हमने बात कर ली, हमने नेताजी के बारे में उनकी राय ले ली। अब मैं सीधा उन आरोपों पे आता हूँ कि नेताजी पर आरोप लगाए जा रहे हैं। आप भी यहाँ लंबे वक्त से मेरे ख्याल से एकेडमी से आप जुड़े हुए देखते हैं, क्या कहेंगे आप आरोप? एकेडमी से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूँ, एकेडमी में आते जाते रहते लेकिन चूंकि बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जी, और यहाँ बैठने से एक ऐसा मनोवैज्ञानिक प्रतिफल मिलता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सरसाइज ना कर रहा हो फिर भी वो सैकड़ों बच्चों को अगर एक्सरसाइज करते हुए देखे तो उसके जेहन में आता है कि एक्सरसाइज कितना जरूरी है स्वस्थ रहने के लिए, और उस वजह से हम लोग कभी कभार यहाँ आकर बच्चों का प्रैक्टिस देखने के लिए बैठ जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। तो क्या ये ब्रजभूषण जी पर जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? आप यहीं के निवासी है या मतलब अगर यहाँ हैं तो मैं समझता हूँ कि ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बारे में आप जानते होंगे अच्छे से, तो उन पर जो आरोप लग रहे हैं तो मैं ये जानना चाहता हूँ, चूँकि आप उनके व्यवहार के बारे में, क्या वो ऐसा कर सकते हैं या उन्होंने ऐसा किया होगा? देखिए सर, आरोप तो प्रभु श्री राम पर भी लगा, आरोप तो सीता मैया पर भी लगा, लेकिन सीता मैया ने भी अग्नि परीक्षा देकर अपने आप को साबित किया कि वो कितनी सती सावित्री थी। तो आप प्रभु श्री राम से तुलना कर रहे हैं? प्रभु श्री राम के आचरण से मैं तुलना कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम का जो आचरण था वो आचरण हम इनमें देखते हैं। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात मैं बताना, ये तो कह रहे कि तो वो बाकी वहाँ के तो लोग कह रहे कि रावण है। मैं वही बता रहा हूँ। क्या आपने यहाँ के सैकड़ों बच्चों से पूछा, आपको किसी ने भी बताया कि रावण का 0.00001% भी लक्षण उनके अंदर है? अब ऐसे लोग जो निजी स्वार्थ के आंधी में अंधे हो चुके हैं, उनको कोई रावण ही दिखेगा, उनको राम रावण ही दिखेगा। लेकिन अगर सच्चाई जानना है तो आप अयोध्या सरयू नदी के किनारे बैठे हुए हैं, और ब्रजभूषण शरण सिंह जी वो इंसान है जो कि राम जन्मभूमि आंदोलन में सबसे पहले व्यक्ति थे जो जेल गए थे। और एक और बात आपको बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार जैसे अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ है, वैसे ही न्यायालय जब बाइज्जत बरी करेगा इनको, क्योंकि ये इन्होंने सैकड़ों बार इस बात को बोला, कोई मुझे जाने या ना जाने, मैं स्वयं को जानता हूँ मैं कितना सही हूँ। और उनके साथ रहने वाले लोग, उनके समर्थक, उनके सहयोगी, उनके हित मित्र भी उनको जानते हैं कि वो कितने सही हैं। मतलब इन लोगों को बजरंग, साक्षी, विनेश चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए नेताजी के आचरण पर सवाल उठाने से पहले। जिस इंसान ने आपको बेटा और बेटी का दर्जा दिया हो, जिस इंसान ने आपके लिए क्या नहीं किया हो, क्या एक खिलाड़ी सिर्फ खेल के मैदान से अपने आप को चैंपियन बना लेता है? एक खिलाड़ी जब चैंपियन बनता है तो उसके चैंपियन बनने के पीछे बैक पर्दे से कितनी ताकतें काम कर रही होती है। क्या चैंपियन बनने के बाद उन ताकतों का और वो जो पावर है जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं, उस गुरु का कोई महत्व नहीं रह गया? इन्होंने जो परंपरा सेट किया है ना, आने वाले समय में कोई गुरु या किसी भी संघ का अध्यक्ष गरीब बच्चों को प्रोत्साहित करने से पहले, किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने से पहले सैकड़ों बार सोचेगा। और आज भी बजरंग, साक्षी या विनेश अगर देश की भलाई चाहते हैं, सही में कुश्ती को बचाना चाहते हैं, सही में खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है कि आकर जनता से जंतर मंतर से ही माफी मांग लो। हमारे नेताजी इतने बड़े दिल के हैं और इस देश की जनता इतने बड़े दिल की है कि अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांगोगे तो आज भी तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि वो, क्योंकि जिस तरह के वो आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगेंगे। वो तो कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी बातें कह रहे हैं जो आपके सार्वजनिक इस पे हैं। तो अगर आप कह रहे हैं कि जैसे उनको गोल्ड मेडल बनाने में नेताजी का बड़ा हाथ है, तो क्या उनके आरोपों को हम झुठला दें? आप हमें एक बात बताइए, 18 जनवरी 2023 को धरना शुरू हुआ, किस मकसद से धरना शुरू हुआ था? हमें WFI संघ के अध्यक्ष का इस्तीफा चाहिए। आपको भी याद होगा, मुझे भी अच्छी तरीके से याद है। धरना 2.0 शुरू होता है 23 अप्रैल 2023 को शाम के 4 बजे। क्या मांग रहता है? कि हमें FIR करना है जी। सर, आप भी पढ़े लिखे होंगे और देश की जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है। आप FIR, अगर दिल्ली पुलिस आपकी FIR नहीं लिख रही थी, आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी जनपद में, किसी भी प्रदेश में जाकर किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी के ऊपर FIR दर्ज करा सकते हो। क्यों नहीं ये जाकर वहां पर FIR दर्ज कराए?
और जब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लेते हुए एफआईआर का परमिशन दे दिया, उसके बाद जंतर मंतर पर बैठकर धरने का औचित्य क्या बनता था? और इससे क्या मतलब है कि जब वहां पर आपको एफआईआर करने का आदेश दे दिया गया, तो ये जितने धरनाजीवी और आंदोलनजीवी ताकतें पर्दे के पीछे से आपका सपोर्ट कर रही थी, उनके कहे अनुसार आपने 31 कमेटी का मेंबर बना दिया एक, और दूसरा 5 मेंबर का कमेटी बना दिया। और आपका निर्णय लेने वाला अगर सबसे बड़ी झूठी पार्टी का मुखिया अरविंद केजरीवाल होगा, आपका निर्णय लेने वाला अगर राकेश टिकैत जैसा आंदोलनजीवी होगा, आपका निर्णय लेने वाला पप्पू की बहन पिंकी प्रियंका गांधी होगी, तो आप विश्वास मान के चलिए कि कहीं ना कहीं इसमें देशद्रोही ताकतें संलिप्त होगी ही। और मैंने आपसे शुरू में ही बोला कि प्रभु श्री राम और सीता मैया के भी चरित्र पर लोगों ने आवाज और उंगली उठाई थी, लेकिन वो सही थे तो पूरा देश आज जान गया। हम लोग उस बात को जानते हैं। और यौन उत्पीड़न क्या होता है? आईपीसी और सीआरपीसी के धारा 354 के अंतर्गत आने वाले किसी भी मुकदमा को हम लोग यौन उत्पीड़न के श्रेणी में देखते हैं। अब आप हमारे साथ बैठे हुए हैं और हम प्यारवश आपके कंधे पर ऐसे हाथ रख दे, कल को 2 साल बाद आप जाकर कह दे कि हमने आपका यौन उत्पीड़न किया है, तो क्या देश इतना नासमझ है? 376 और 354 में देश अंतर जानता है। और इन्होंने तो पहला दिन जब ये धरना दिए थे तो 18 जनवरी को कहा था। कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, क्या हुआ, कहाँ गया जवाब? अरे वो 7 लड़कियों ने एफिडेविट दिया है, उसमें एक नाबालिग भी है। अरे सच सामने आने दीजिए, जांच चल रहा है, जांच चल रहा है। और इन लोगों को भी, ये जो धरनाजीवी बैठे हुए हैं जंतर मंतर पर, इनको आपसे और हमसे अच्छे तरीके से पता है कि सच क्या है। इस वजह से वो जानकर डेली नया नया नौटंकी कर रहे हैं। क्या दूध बंद कर दें? आप परंपरा का बात करेंगे? परंपरा हम बताते हैं क्या होता है। 18 जनवरी को धरने का परमिशन बबीता फोगाट ने लिया, और धरने का परमिशन लेने के बाद इन लोगों ने क्या बोला कि बबीता फोगाट हमारे तरफ से स्पोक्स पर्सन रहेगी, सरकार से बात करेगी, जो बबीता फोगाट कहेगी वो हमें मान्य होगा। और सोचिए, मतलब शायद इस देश का पहला ऐसा आश्चर्यजनक अजूबा हुआ होगा कि जिसने धरने का परमिशन लिया उसी को जांच कमेटी का मेंबर बना दिया गया। और उसके बाद उससे भी इंटरेस्टिंग, वही मेंबर जो जांच कमेटी की बनी, सबसे पहले जांच का रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले जांच कमेटी के रिपोर्ट पर अंगुली भी वही उठाती है। तो क्या देश इतना बेवकूफ है सर कि इस बात को नहीं समझ रहा है? और इसका मतलब एक ही है, बबीता कौन है? विनेश की चचेरी बहन है। संगीता जो बजरंग की वाइफ है, उसकी सगी बहन है, और बजरंग की साली है। तो ये जो जीजा साली का परिवार देश में जो नया नया नौटंकी कर रहा है, और पीछे से ये दीपेंद्र हुड्डा और राकेश टिकैत सरीखे नौटंकीबाज आंदोलनजीवी जो इसको जोर देने में लगे हुए हैं, ये कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं, 18 जनवरी को फिर याद कीजिए, जब आपने बोला कि 7 एफिडेविट हुआ था, क्या कहा था कैमरे के सामने? जब रूबिका लियाकत जो एबीपी न्यूज की पत्रकार हैं, जब उन्होंने पूछा था कि विनेश आपके साथ यौन शोषण हुआ है, तो यही विनेश थी जिसने बोला ना जी मेरे साथ नहीं हुआ। साक्षी बोली ना जी मेरे साथ नहीं हुआ है, औरों के साथ हुआ है। उन्होंने बोला कि हमें बॉडी शेम किया। नहीं, बॉडी शेम का क्या मतलब है? आप हमें मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, 12 साल में आप बॉडी शेमिंग के इस आरोप प्रत्यारोप से जो आज आप लगा रही हैं ग्रसित थी, और 2022 कॉमनवेल्थ जीतने के बाद आप बोलती हैं कि बृजभूषण शरण जी हमारा इतना ख्याल रखते हैं हम खिलाड़ियों का कि वो बाहर हैं और यहाँ पर गेम हो रहा है। लेकिन सुबह से विनेश के गेम का क्या हुआ, साक्षी के गेम का क्या हुआ, बजरंग के गेम का क्या हुआ? ये अचानक 6 महीना में क्या हो गया? ये सीधे दर्शाता है कि नई पॉलिसी आई। आप लोग अपने आप को चैंपियन समझ के अति विशिष्ट व्यक्ति बन के खिलाड़ी के रूप में बैठना चाहते थे, और जैसे ही आपको पता चला कि नहीं जी ये नहीं चलेगा, आपको अगर खेलने जाना है तो आपको नेशनल का ट्रायल देना पड़ेगा, फिर आप जाकर फेस कीजिए। तो आप चाहते हैं कि हम सबसे पहले जब सारे खिलाड़ी हार कर थक कर बैठ जाए तो उनके साथ मेरा ट्रायल करा दो और मुझे भेज दो इंटरनेशनल खेलने के लिए। क्या ओलंपिक का टिकट आपका बपौती है? गाजीपुर का नरसिंह यादव रहने वाला वो खिलाड़ी नहीं था? उसके साथ क्या किया इन लोगों ने, किसने नहीं देखा? और उस दिन बजरंग हो या विनेश हो या साक्षी हो या संगीता हो या गीता बबीता हो, इन लोगों का मुंह क्यों बंद रह गया था?
अगर ये लोग इंसान रहते और इनके अंदर मानवता रहती तो उस दिन भी बोलते जिस दिन जबरदस्ती नरसिंह यादव को फंसाया गया था। किसी एक पार्टी नरसिंह यादव को फंसाया गया तो आपको नहीं लगता कि रेसलिंग फेडरेशन की जिम्मेदारी सुनिए थी? सुनिए, मैं अब बता दे रहा हूँ। नरसिंह यादव को जब फंसाया गया था तो आदरणीय नेताजी ही वो इंसान थे जिसने उसका पक्ष लिया था। और इनके मन में आज जिसको ये लोग भगवान समझते हैं ना, जो इनका भगवान मर्डर केस में तिहाड़ जेल का यात्रा कर रहा है, पता होगा आपको, 2 ओलंपिक मेडल जीत के गया, 2 ओलंपिक मेडल जीत के तिहाड़ जेल का यात्रा कर रहा है। वहीं से इनके मन में हुआ कि कैसे नेताजी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और नेताजी तो भाई, जब आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, भारतीय कुश्ती संघ के, तो अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खिलाड़ियों पर ध्यान रखना, नेतृत्व करना, उनको आगे बढ़ाने का आपका जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य है। लेकिन इनको जब समझ में आया कि वो कोई उत्तर प्रदेश का लड़का ओलंपियन कहलाएगा, मेडल लेकर आएगा, तो इनसे नहीं पचा। और ये वो लोग हैं जो बपौती जमा कर रखना चाहते हैं कुश्ती पर। और इन लोगों को नेताजी इस वजह से नहीं पच रहे थे कि कैसे 18वें नंबर पर जो दुनिया में भारत का कुश्ती था उसको दूसरे तीसरे नंबर पर पहुंचाया गया। और चूंकि इन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को जो चुनाव हराया 2011 में, ये सब दीपेंद्र हुड्डा का किया धरा है। उसका एक उदाहरण भी आपको दे देता हूँ। 12 साल किसी भी खेल संघ में अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स ऑफ कंडक्ट कोई व्यक्ति उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रह सकता है। और नेताजी ने पहले बोला भी भाई कि हम स्पोर्ट्स कंडक्ट को फॉलो करेंगे, मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव। अब दीपेंद्र को लग रहा था कि यार चुनाव तो नजदीक आ गया, फरवरी में इनका कार्यकाल समाप्त होने वाला था, तो कुछ तो ऐसा सी गुफा छोड़ो जिससे कि ये बैक फुट पर आए और हम फ्रंट फुट पर जाके आसानी से बैटिंग करके चौका छक्का मार सकें। और यही सब किया धरा है। उसमें एक आध बड़े बड़े उद्योगपति भी हैं, क्योंकि कहाँ से आप जंतर मंतर पर बैठकर वहाँ से 200 मीटर दूर रॉयल प्लाजा में जाकर मॉर्निंग और नाइट का डिनर कर रहे हैं, लंच और ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो पीछे से कौन सी ताकतें आप। लेकिन वो तो मच्छरदानी दिख रही टीवी की, मच्छरदानी में सोते हैं, लाइट नहीं है वहाँ। मच्छरदानी भी दिखी और रॉयल प्लाजा में बजरंग और संगीता की बिरयानी भी दिखी। इस पे भी आप ध्यान दीजिए, दोनों तस्वीर दिखे। हाँ, तो आपको मानना पड़ेगा। और एक और बात मानिए, ये कब हुआ? जब राकेश जिस दिन रात में ये नहीं जा पाए रॉयल प्लाजा, उसी दिन पुलिस पर इन्होंने हम पर हमला किया है। पुलिस इसका आरोप लगाने का कार्य किया। 80 सीसीटीवी फुटेज निकाले गए, एक भी ऐसा फुटेज नहीं दिखा जहां पर लाठी चार्ज तो बहुत दूर की बात है, पुलिस ने इनके साथ धक्का मुक्की भी किया हो। तो आज जो ये लोग कर रहे हैं, वहां पर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, नारा लगाने का क्या जरूरत है भाई साहब? योगी बाबा मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद बोलने का क्या जरूरत है? तो ऐसे लोग आप समझिए कि कहां से क्रोनोलॉजी, ये सारे एनार्किस्ट वहां पर बैठे हुए हैं और कहां से क्रोनोलॉजी खेली जा रही है। अगर आप भी समझने का कोशिश करेंगे जिस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं, तो स्पष्ट रूप से आप समझ जाएंगे कौन सा एनार्की वहां पर हो रहा है और ये लोग करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी आपका। आपने बेबाकी से बात रखी और कुछ अपनी बात रखी। जो आरोप है वो आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं।